जी नमस्कार, मैं राज पटेल और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ नीतीश राज सिंह। आज बहुत कठिन परिस्थिति चल रही है देश में और न केवल हम लोग चिंतित रहते हैं, सभी चिंतित रहते हैं। तो ऐसे अवस्था में हम लोग को सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक एक विष की तरह है और वो विष धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमेशा हम लोग को सकारात्मक ही रहना चाहिए। इसलिए इसी के साथ हम चलते हैं आज के टॉपिक सेल डिवीज़न। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और देखते हैं। सेल डिवीज़न, जिसको हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या है? जिस जैव प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका को उत्पन्न करता है, तो इस प्रोसेस को हम कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पर। जिस जैव प्रक्रम के द्वारा एक कोशिका दो या अधिक यानी दो से अधिक कोशिका का उत्पन्न करता है, तो इस प्रोसेस को सेल डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहेंगे। अच्छा, सबसे पहले सेल डिवीज़न का जो बात दिया था, जो इसका जो सिद्धांत दिया था, सबसे पहले कौन दिया था? रुडोल्फ। कौन दिया था? रुडोल्फ वर्च्यू। अच्छा, ये दिया था 1855 ईस्वी में। कब दिया था? 1855 ईस्वी में। हिंदी में इसको बिरचऊ पढ़ा जाता है, कहीं कहीं भिरको भी लिखा रहता है, तो बिरचऊ पढ़िए या रुडोल्फ बिरचऊ। ठीक है, अब यह प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलता ही रहता है। यह प्रक्रिया कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे। यह मदर सेल जिसको हम बोलते हैं मातृ कोशिका। क्या बोलते हैं? मातृ कोशिका से डॉटर सेल में क्या होता है? विभाजित होता है। डॉटर सेल का मतलब होता है पुत्री कोशिका। ठीक, हम यहाँ तक पढ़े। यह मदर सेल यानी मातृ कोशिका से डॉटर सेल में विभाजित होती है। ठीक, अब इसका टाइप है, 3 टाइप का होता है। ए माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं बारी बारी से। ए माइटोसिस, इसके बाद दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस है। ठीक है, MEIOSIS, मियोसिस। ठीक,
अब इसको हम बारी बारी से जानेंगे कि ए माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है ना, और क्या कहते हैं मियोसिस क्या है। ठीक, तो ये इसको बारी बारी से करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको हम बारी बारी से इन तीनों का डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है। ए माइटोसिस असूत्री विभाजन। ठीक, अब इसको क्या कहेंगे, इसमें जो है ना पूर्ण रूप से तंतु का जो है ना निर्माण नहीं होता है, और उसमें जो है केंद्रक क्या होता है असमान रूप से बनता है। ये मेनली प्रोकार्योटिक सेल में होता है और कुछ शैवाल में होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार कुछ शैवालों में किया जाता या होता है। ठीक, ठीक, देखिए इस प्रकार के सेल डिवीजन में बिना तंतुओं के निर्माण के ही सीधे केंद्रक दो असमान भागों में बढ़ जाती है, इसे असूत्री विभाजन कहते हैं। यह मेनली प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ शैवालों में किया जाता है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट है। आप इस वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो देख लेने चाहिए, आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं, समझा रहे हैं। ये मेनली प्रोकैरियोटिक सेल और कुछ शैवालों में होता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब आइए माइटोसिस में समसूत्री विभाजन बोला जाता है, विभाजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सेल का जो है ना केंद्रक में विभाजन होता है, इसलिए इसको केंद्रक का विभाजन भी बोला जाता है। ठीक, इसको प्रोकाइरोनिसिस बोला जाता है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि ये केंद्रक द्रव में विभाजन होता है, इसलिए इसको केंद्रक द्रव बोला जाता है। इसी चीज़ को हम बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए मतलब माइटोसिस जो है ना दो चरणों में होता है, लिख दिए, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में होता है। ठीक, पहला चरण में क्या होता है कि कोशिका के केंद्रक, बताए थे कि केंद्रक का विभाजन होता है, इसलिए इसको केंद्रक विभाजन कहते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्राइकोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक, इसी तरह द्वितीय चरण कोशिका द्रव में होता है, इसलिए इसको कोशिका द्रव विभाजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में माइटोसिस में ही केंद्रक का जो विभाजन होता है वो 5 स्टेज में होता है। ठीक है, उसको हम बताएंगे। 5 स्टेज में क्या है कि वो है इंटरफेज है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज है। क्या है? टेलोफेज है। माइक खुल गया थोड़ा सा, सॉरी। तो क्या है, अब इस 5 स्टेज, ये जो केंद्रक का जो डिवीजन होता है उसका भी 5 स्टेज का हम बोर्ड पर बारी बारी से हम लिखेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं तब तक। सूत्री विभाजन के केंद्रक में स्टेज यानी जो चरण है वो 5 भागों में विभाजित है। नंबर 1 इंटरफेज,
2 प्रोफेज, 3 मेटाफेज, तीसरा है इंटरफेज, यानी इंटरफेज हो गया, प्रोफेज है, मेटाफेज है, इसके बाद है टेलोफेज, टेलोफेज है, इसके बाद एनाफेज है, एनाफेज है। ठीक, तो इस तरह से ये है। ठीक है, तो ये हो गया 5। एक इंटरफेज है, फिर प्रोफेज है, मेटाफेज है, टेलियोफेज है, एनाफेज है। देखिए, अच्छा ये नंबर गड़बड़ आ गया ना, 4, ये होगा 5। ठीक ठीक, अब देखिए, यानी ये माइटोसिस अब मियोसिस पढ़ेंगे। मियोसिस क्या होता है मेनली, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जनन करने वाली जितनी भी जीव है उसमें जो है ना, उसका जो द्विगुणित सेल होता है तथा टेलोफाइटा जो होता है उसका गेमीट में ये होता है प्रक्रिया। ठीक, ये मेनली बहुत इंपॉर्टेंस है ये अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं और लिख दे रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, ये जो है मेनली जनन करने वाली, रिप्रोडक्टिव करने वाले जो जीव है उसमें मेनली होता है, क्योंकि ये द्विगुणित कोशिका होता है इसमें, और टेलोफाइटा में होता है जो गैमीट बनता है उसमें होता है। ठीक, ये मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये गुणसूत्रों की संख्या को आधी करती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं बोर्ड पर। ठीक है, तो ये लिखा गया, अर्धसूत्री विभाजन जनन करने वाली जीवों की द्विगुणित डिप्लॉय डबल हो जाता है, और जनन कोशिका तथा थैलोफाइट के युग्मनजों यानी गैमीट का होता है हिंदी में होता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इस डिवीजन में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। ठीक, अब आइए देखिए, सेल डिवीजन का जितना भी था वो ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो है इसके चरण की जो स्टेज की बात करने जा रहे हैं, जो साइकिल है, मैंने सेल का साइकिल जो है उसका जो उसको 4 भागों में विभाजित किया, G1, G2 और S है ना, और M। इस तरह से जो है इसको हम लिख के और उसको बारी बारी से हम समझाएंगे। ठीक, इसको हम इरेज कर देते हैं तब तक। G1 है ना, उसके बाद है आपका S, फिर 2 है G2, फिर चौथा है M। आप बारी बारी से इसको समझाते हैं। पहले एक समझाते हैं G1 का मतलब होता है गैप। अब इसमें क्या होता है, कोशिका जो है ना अति तीव्र वृद्धि से वृद्धि होता है। इसमें डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली एंजाइम होता है। ठीक, इस चीज़ को लिखते हैं इसमें। एस में क्या होता है, इसमें संश्लेषण जो है ना बहुत तीव्र होता है, इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है और केंद्रक का जो है ना पहले से दुगुना हो जाता है। केंद्रक में डीएनए पहले से दुगुना हो जाता है। ये दोनों समझ गए, इस दोनों को पहले लिख देते हैं, फिर ये दोनों को बताते हैं फिर बारी बारी से। अब ये देख लीजिए जो लिखे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इरेज कर देते हैं। अब 2 बचा है G2 और M। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें S का मतलब होता है सिंथेसिस, और इसको तो बताइए, G मैंने गैप होता है, GAP गैप फेज, सिंथेसिस फेज मैंने अवस्था, फेज मैंने अवस्था। ठीक, अब आते हैं G2 और M। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, तब ऊपर में लिखते हैं।
अब G2 और M फेज बचा है। G2 में क्या होता है कि इसमें नए कोशिकांग बनता है। अब कोशिकांग किसको कहते हैं? कोशिकांग होता है कोशिका के अंदर जो विभिन्न संरचना होता है, एक विशिष्ट संरचना आता है, उसका अलग अलग कार्य होता है, इसको हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब। ठीक, तो देखिए इस फेज में क्या होता है G2 में कि एक नए कोशिकांग बनता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि प्रोटीन और DNA का संश्लेषण इसमें होता है। अब M फेज आते हैं, माइटोटिक फेज, इसको हम फुल फॉर्म बोलेंगे माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन का पूरा प्रक्रिया समाप्त हो जाता है और पूरा प्रक्रिया फाइनल हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोर्ड में लिखते हैं। एक और छोटा सा बात बताते हैं कि एक जो होता है, ये जो 4 फेज बताए थे साइकिल, सेल का साइकिल यानी जो कोशिका का चक्र है, 4 बताए थे, लेकिन 5वां ये होता है G0 यानी गैप 0। इसमें जो है ना कोशिका विभाजन होते होते रुक जाता है, यानी शून्य हो जाता है। इसी कारण इस ग्रुप को हम बोले G0 यानी G यानी फॉर गैप यानी G गैप। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं G2 क्या हुआ, इसमें कहते हैं। ठीक, इस तरह से पूरा हो गया कंप्लीट। मैंने सेल डिवीज़न भी पढ़ा दिए और सेल साइकिल जो था उसको भी पढ़ा दिए। 5 फेज में G1 था, G2 था, S था और M था, G0 था। ठीक है, और सेल डिवीज़न तो पढ़ाइए दिए थे। तो इस तरह से मेरे तरफ से आज यहीं तक। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और निगेटिविटी नहीं लाइए, हमेशा सकारात्मक रहिए। ठीक है, आज धन्यवाद।